नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी परफेक्ट क्लास फॉर योर सक्सेस में। आपकी सफलता के लिए पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर क्लास। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम सभी देख रहे हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी के लिए वीडियो। हमारा यह वीडियो भूगोल विषय के लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं जो 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, यूनिट 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये पहला अध्याय है भूगोल का। अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपको बताना है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि सामाजिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। क्योंकि अभी तक आप जानते होंगे भूगोल में तो पर्वतों, पठारों और भूमि, नदियों इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये एक नया टाइप का टॉपिक सामाजिक भूगोल आ गया। यह क्या होता है? तो बच्चों, सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो सामाजिक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है। अब मानव भूगोल क्या है प्रश्न आता है। तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। समझें, मानव जब उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर, मानव की जब उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर आज तक पर्यावरण से उसके जो संबंध रहे हैं, वातावरण से उसके जो संबंध रहे हैं, उसका जो अध्ययन है वही मानव भूगोल है। ठीक है। और उसी मानव भूगोल की एक शाखा है सामाजिक भूगोल, जिसमें सामाजिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। आगे देखते जाइए, सभी पॉइंट, सभी टॉपिक आपको एकदम क्लियर होने वाला है। बस ध्यान से आप इसे देखते चले, वीडियो को पूरा अंत तक। एक पेपर पेन लेकर के बैठे, महत्वपूर्ण बातों को नोट भी करते चले, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके इसका संपूर्ण PDF मंगा सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र चिकित्सा भूगोल नहीं है। ठीक है, डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बताते चलिए। दूसरा प्रश्न देखिए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक आपको बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा रैट जेल, ऑप्शन डी, रैट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12वीं बोर्ड परीक्षा की सबसे बेहतर तैयारी के लिए यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज है। इसके बाद आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर्स के लघु उत्तरीय एवं
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ये आपको बताना है कि ये जो परिभाषा दिया गया मानव भूगोल का, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया, यह आपको बताना है 3 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैट जेल। रैट जेल के द्वारा यह परिभाषा दी गई दोस्तों। चलिए इसे याद रखिएगा। 2-3 विद्वान हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है, वो आप जरूर याद कर लें कम से कम। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन विद्वान नहीं है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जो हैं वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये सभी मानव भूगोल से संबंधित है। आप 1 नंबर में देख रहे हैं सैंपल, तो एलन सैंपल ने परिभाषा दी थी मानव भूगोल की। उनके अनुसार भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो भूगोल अर्थात मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात जो मानव का चंचल मस्तिष्क है, मानव हर समय कुछ न कुछ प्रकृति के साथ करते रहता है, और अस्थायी धरती है, धरती पर भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इनका जो पारस्परिक अध्ययन है, इनके संबंधों का जो अध्ययन है वह मानव भूगोल है। बी में रैट जेल देख रहे हैं, तो रैट जेल के अनुसार मानव भूगोल का दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होता है। इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई दोस्तों, रैट जेल के द्वारा। तो ये सभी मानव भूगोल से संबंधित है। बस सी जो ऑप्शन आप देख रहे थे ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां प्रश्न। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में अब आपको बताना है किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अब सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि संभववाद अवधारणा है क्या, संभववाद क्या होता है। तो फ्रांसीसी विद्वान फेवरे के अनुसार, किनके अनुसार? तो फ्रांसीसी विद्वान फेवरे के अनुसार संभववाद मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। उन्होंने क्या कहा संभववाद के बारे में कि मानव जो है वह प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। संभववाद की परिभाषा क्या है? तो मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। ठीक है, तो यही संभववाद है। अब आपको बताना है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, इन दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6ठा प्रश्न। बिहार बोर्ड
इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए। छठा है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो एक बार फिर से यहाँ पे समझेंगे कि नव निश्चयवाद आखिर होता क्या है। तो मानव भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच आता है। क्या आता है? तो नव निश्चयवाद आता है। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि नव निश्चयवाद आखिर है क्या, होता क्या है। तो मानव भूगोल में ये कहाँ का विषय है? तो मानव भूगोल का विषय है। तो मानव भूगोल में दो चीज़ है, निश्चयवाद और संभववाद। और यह जो है नव निश्चयवाद, यह दोनों के बीच में आता है। किस दोनों के? तो निश्चयवाद के और संभववाद के बीच में आता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है। मानव क्या कर सकता है? तो प्रकृति के विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है। अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। नव निश्चयवाद क्या कहता है कि मानव को प्रकृति के विकास के लिए एक सीमा तक जाना पड़ सकता है, या एक सीमा निर्धारित है, वह वहीं तक जा सकता है। अंत में उसको प्रकृति से समझौता करना ही पड़ता है। ठीक है। तो संबंधित कौन है इससे 6 नंबर प्रश्न में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेलर। कौन? टेलर। दोस्तों पीडीएफ में ये सारे टॉपिक्स डील किए हुए हैं। ये सारी बातें आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके सभी विषयों का पीडीएफ ले सकते हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। चाहे आप किसी भी विषय से, आर्ट्स, कला, साइंस, विज्ञान, आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो बस हमें विषय बताएं व्हाट्सएप करके कि आपको किस किस विषय का पीडीएफ मटेरियल चाहिए, और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना का स्रोत प्राचीन महाकाव्य नहीं है। बाकी आप जो भी देख रहे हैं ये सभी भौगोलिक सूचना का स्रोत है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ये जो कथन दिए हुए हैं सभी कथन को आप सावधानी से पढ़ें, फिर बताने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से, प्रश्न संख्या के साथ, कि कौन सा ऐसा कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। यह आपको बताना है। समाकलनात्मक अनुशासन ए में है। बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। सी में है द्वैधता पर आश्रित। डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो इनमें से सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाकलनात्मक अनुशासन। ये हो जाएगा सही उत्तर। यह भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। यह आपको बताना है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया जो होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको बताना है यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तकनीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 12वीं इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 की संपूर्ण तैयारी के उद्देश्य से 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, यह आपको बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवहन। परिवहन कोई मूल आवश्यकता नहीं है, लेकिन गृह निर्माण, कृषि और वस्त्र उद्योग ये सभी मूल आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान ये मूल आवश्यकता है। तो रोटी के लिए आप क्या करेंगे? कृषि करेंगे। कपड़ा के लिए क्या करेंगे? वस्त्र उद्योग लगाएंगे। और मकान के लिए क्या करेंगे? तो गृह निर्माण करेंगे। इसलिए ये तीनों जो देख रहे हैं आप, ऑप्शन बी, सी और डी, ये मूल आवश्यकता को बताते हैं, जबकि ए जो है परिवहन, यह मूल आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपको बताना था कौन सा मूल आवश्यकता नहीं है, इसलिए 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अब यूनिट 2 से प्रश्न आ रहे हैं। यूनिट 2 में क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब यहाँ से प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में आपको पुरुष प्रवास का कारण बताना है। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा पुरुष प्रवास क्या है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास शब्द जो यहाँ पे आ गया, तो दोस्तों प्रवास जो है ना, वो जन्म स्थान से अलग रहना है। प्रवासी किसको कहते हैं? जो अपने मूल जन्म स्थान पे नहीं रह रहा होता है, किसी दूसरे जगह वह रह रहा होता है। अब दूसरे जगह रहने का क्या कारण हो सकता है? कोई भी आदमी अपने मूल जन्म स्थान से कहीं अलग क्यों रहता है? तो रोजगार के लिए रह सकता है, शिक्षा के लिए रह सकता है, व्यवसाय के लिए रह सकता है, विवाह के कारण रहता है ना। ये सभी कारण हैं जिसके कारण कोई भी आदमी प्रवास में रहता है। तो आपको यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? सबसे ज़्यादा प्रवास का कारण आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग क्यों बन रहे हैं, पुरुष लोग। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम और रोजगार। काम और रोजगार के सिलसिले में, काम और रोजगार के कारण लोग दूसरे जगह जाकर बस रहे हैं, जहां उन्हें काम और रोजगार की ज़्यादा संभावना दिख रही है। आंकड़ों के अनुसार काम और रोजगार के लिए सबसे अधिक 38% लोग प्रवासी बन रहे हैं। शिक्षा के कारण 6% लोग प्रवासी बन रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने मूल निवास स्थान से दूर रह रहे हैं। व्यवसाय के कारण 3% और 2% विवाह के कारण प्रवासी बन रहे हैं दोस्तों। तो ये आंकड़ा है, आप अब समझ चुके हैं प्रवास क्या होता है, अपने मूल स्थान से कहीं अलग जाके रहना। चलिए, तो सी से उत्तर हो गया 11 नंबर प्रश्न का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ए, अफ्रीका में, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? आपको बताना है इन जो ऑप्शंस में देश का नाम दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां उच्च जनसंख्या वृद्धि होता है। तो ए यमन, यमन सही है इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको बताना है यहाँ पे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यह आपको 15 नंबर प्रश्न में बताना है। तो ए सही उत्तर है स्थलाकृति। क्या है? स्थलाकृति। तो स्थलाकृति है जो जनसंख्या वितरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? आपको वह वर्ष बताना है जब विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी 16 नंबर प्रश्न में। तो डी सही उत्तर है 1999। 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? अब आपको एकदम यूनिक प्रश्न का जवाब यहाँ पे देना है कि वह कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के जगह घटती जा रही है। 17 नंबर प्रश्न में कमेंट करके हमको जरूर बताइए। तो सी सही उत्तर है लाटविया। लाटविया की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस देश की जनसंख्या यह बताना है। तो ए संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पे आपको उन्हीं देशों में से बताना है जिन देशों का नाम ऑप्शन में दिया गया है। यहां भारत और चाइना आप देख रहे हैं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन में है उन्हीं देशों में से इसका उत्तर आप बताइए कमेंट के माध्यम से। 19 नंबर प्रश्न है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नोएस्टीन। किसने दिया? नोएस्टीन दिया। अब सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जनांकिकी संक्रमण होता क्या है। क्या है जनांकिकी संक्रमण? तो वह सिद्धांत है जिसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा उस क्षेत्र में भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। किसी क्षेत्र में क्या जनसंख्या है, उसके कारण क्या है, अधिक होने के, कम होने के, इस पूरे का वर्णन करना और इसी आधार पे बताना कि भविष्य में इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसी को कहा जाता है जनांकिकी संक्रमण। ठीक है, तो सिद्धांत किसने दिया? तो सी सही उत्तर है, नोएस्टीन ने दिया। सी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो बी आवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आवास सही उत्तर हो जाएगा, आवास इसका कारक नहीं है। दोस्तों ये 20 प्रश्न थे भूगोल विषय से। आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में देखिए इसके आगे के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद।